हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं हम फिजिक्स की क्लास में। देखिए, आज हम लोग को पढ़ना क्या बेटा। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और उस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल भी हम लोग लगा चुके थे। अब हमको देखना है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से कैसे हम किसी भी फॉर्मूले को डेराइव करेंगे। ठीक है ना। अब कौन कौन सी चीजें आएंगी, देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा उसके लिए मैंने आपको लिखवा रखा है। देखिए, डेरिवेशन रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी आएंगी कौन कौन सी, हमको बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है ना। और उसके अलावा देखते हैं क्या क्या आ सकता है इसमें। बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आपको होमोजेनिटी तो अच्छे से आ चुका है, क्या होता है, ऑफ डायमेंशंस, the form of expression for a given physical quantity can be obtained if we know the factors upon which that physical quantity depends। हाँ, ये जो depend वर्ड है ना, यहीं से आपको कैलकुलेशन शुरू करना है। कैसे करना है, क्योंकि देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जो आपको लगेगा सच में पता नहीं कैसे करना है, नहीं कर पाना है, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फटाक से हम लोग बस क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और क्वेश्चन करके देखते हैं क्या सच में हमें जो डेरिवेशन इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा। और पिछली वीडियोस में आपने देख लिया होगा कि कैसे सारे क्वेश्चन हमने एक के बाद एक किए थे। न्यूमेरिकल आपको भरपूर करना है। ठीक है, बस चैप्टर जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ाते जाएंगे न्यूमेरिकल होते जाएगा, पढ़ाते जाएंगे न्यूमेरिकल होता जाएगा, और आपका बेसिक जितना है उतना आपका बेटा क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल मैं बता ना, घबराने वाली कोई बात नहीं कि 11th में आ गए क्लासेस नहीं चल रही तो नहीं हो पाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी पढ़ना शुरू करेंगे, आज से पढ़ना शुरू करें, कल से पढ़ना शुरू करें, जब भी पढ़ना शुरू करेंगे, इसमें बहुत सारा बेसिक है और बेसिक चीजें आपको जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएंगी। तो टाइम बिना बर्बाद किए हम लोग जो है शुरू कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखवाते हैं फटाक से, इसमें रफ कर दे रहा बेटा। चलिए, तो हम लोग फटाक से देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन है, कंसीडर a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity। Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on, बोला था बेटा डिपेंड्स आएगा, डिपेंड्स ऑन। चलिए, पहली चीज क्या है, मास ऑफ द बॉब, मास m ऑफ द बॉब। सेकंड क्या है इसमें बेटा, बोला लेंथ L of the pendulum। ठीक है, और तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G at the place।
derive the expression for its time period using method of dimension. Using method of dimension. Using method of dimensions. ठीक है बेटा, तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कैसे करेंगे। देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है बेटा, अच्छे से देखिए। Consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on, ठीक है ना, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है बेटा? टाइम पीरियड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। mass m of the bob, length of the string and acceleration due to gravity at the derive the expression for its time period. किसके लिए बनाना है बेटा फॉर्मूला? टाइम पीरियड के लिए। कुछ नहीं, बस सॉल्यूशन से शुरू करेंगे। तो टाइम पे पहले इसको मान लेंगे मास m, जो बोला गया पावर a डायमेंशन। उसके बाद क्या बोला गया? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पावर b। उसके बाद क्या बोला गया बेटा? आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पावर c। ये आपका बन गया, ठीक है, ये आपका बन गया। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। फिर ये कांस्टेंट का साइन हटाइए, मतलब इसके हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। m की पावर है, l की पावर b और g की पावर c। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है? अब आपको लगाना है POH। POH नहीं लगाओगे बेटा, देखो POH हम पहले भी लगाते थे, क्या निकालने के लिए? ABC निकालने के लिए, कन्वर्जन यूनिट का जब कन्वर्जन भी करते थे या करेक्टनेस कुछ भी करते थे तो क्या लगाते थे? POH। तो यहाँ पे आपको POH लगाना है। कहाँ पे लगाना है? देखो टाइम का डायमेंशन क्या होगा? तो टाइम का डायमेंशन आप लिखेंगे M0, L0 और T, ठीक है बेटा। अब इसके बाद m का डायमेंशन क्या होगा? आंसर m होगा। पावर क्या लिखोगे? a लिखोगे, ठीक है, ऐसे करते जाइए, ठीक है। l का डायमेंशन l होगा, ठीक है, पावर b लिख दीजिए। g का डायमेंशन बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सीलरेशन का क्या होता है? एक्सीलरेशन का बताइए जल्दी से। तो एक्सीलरेशन का होता है आपका lt-2, ठीक है, पावर c। अब इसको सेट कर लीजिए। देखिए m की पावर a, तो m की पावर a ही रहेगा, l की पावर b और l की पावर c और t की पावर -2c। देखिए अगर बेस सेम होता है, बचने पड़े तो पावर जुड़ जाती है, तो आप इसको लिख देंगे m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर -2c, और यहाँ पे आप लिख देंगे ये इस तरह से। अब बताइए a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0। b की वैल्यू b प्लस c कितना आ गया? b प्लस c भी 0 आ गया। देख रहे हैं बेटा, b प्लस c भी कितना आ गया? 0 आ गया। अब यहां से इक्वेशन मान लीजिए 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। अब देखिए उसके बाद -2c इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, 1 आ गया, क्योंकि इसकी पावर क्या है बेटा? 1 है। तो कितना आ गया? -2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/2 आ गया। माइनस में माइनस कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब c की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो सीधे लिख दे, देख लीजिए, b प्लस माइनस क्या लिख देंगे? 1/2 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिख दे। कहां से? कौन सी इक्वेशन? ये इक्वेशन 4 से आया ना बेटा, ये जो है फ्रॉम 4th से इसकी वैल्यू रखी गई c की, ठीक है। अब देखिए तो b इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब आपके पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी है। देख लीजिए a b c, कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत आसान है। देखो फॉर्मूला बन गया, पुट कर दीजिए इसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 में। तो सब 1 में पुट कर देंगे तो क्या आएगा? t इज इक्वल टू k m की पावर 0, l की पावर जो है बेटा आपका क्या है? -b है, तो 1/2। नो 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 नो, b है ना बेटा, कितना है? b है, तो b की वैल्यू कितनी है? 1/2 और c कितना और g की वैल्यू कितनी थी? g की वैल्यू हो जाएगी -1/2।
अब इसको सेट कर लीजिए, m तो खत्म, l बाई 1/2 और ये भी g 1/2, 1/2 को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट में l बाई g। इसको आप लिख सकते हैं क्या बेटा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर आपको लिखना ही है तो क्या लिख सकते हैं, रूट में l बाई g। ये देखिए फॉर्मूला डिराइव हो गया। के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, अभी तो के की वैल्यू को दी नहीं है, तो के आप लगाना यहाँ पे तक छोड़ सकते हैं, चाहे यहाँ तक छोड़ सकते हैं। देखिए फार्मूला डिराइव करना कितना ज्यादा आसान हो गया ना बेटा, डायमेंशन को यूज करते हुए। अब डायमेंशन अगर आप यूज कर पा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा पा रहे हैं, तो आपको सिर्फ वही पहले जैसा क्या करना है, इसे यूनिट्स कन्वर्जन में करते थे, एबीसी की वैल्यू पता करनी है और पुट कर देना है, उसके बाद आपका रिक्वायर्ड फार्मूला आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है बेटा, और एक्सप्रेशन में अगर के की वैल्यू दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहीं पे लाकर छोड़ दीजिए, यहाँ पे लाकर छोड़ दीजिए, वो आपके ऊपर है। तो के की वैल्यू तो दी नहीं है इसमें, ठीक है ना। वैसे के की वैल्यू आप आगे पढ़ेंगे 2 पाई होता है, तो आप यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हो और यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है बेटा, अगर आ गया हो तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, उम्मीद है देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कैसे कैसे आया। मैंने पहले इसका डायमेंशन बनाया, डायमेंशन बनाने के बाद क्या, मैंने कुछ भी हो पहले एबीसी लिख देना, फिर डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ जी करते हुए मैंने कंपेयर किया और सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, आपको मैंने बताया कि सी की वैल्यू से मैंने पुट कर दी फ्रॉम फोर्थ से, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये आसानी से आप इसको कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है कि आप इसको कर ही नहीं पाएंगे। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपको लगेगा हाँ कि अब सारे क्वेश्चन हम लोग एक के बाद एक कर सकते हैं, और सभी के सभी बेटा समझ लीजिए एकदम आसान है। इतना आसान मैं बता नहीं सकता, बहुत आसान है। ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी हम लोग देख लेते हैं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा अगला देखते हैं फट से। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए जल्दी से। द वेलोसिटी v, the velocity v of water waves, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ v ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन। देखिए डिपेंड्स जहां से मिलेगा वहीं से आपको शुरुआत कर देनी है। डिपेंड्स, आप चाहे तो क्वेश्चन करना भी शुरू कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ lambda, wavelength lambda, density of water rho, and the acceleration due to gravity g, deduce by the, बस वही मैंने आपको बताया, बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, और क्या, मेथड ऑफ dimensions, the relationship between these quantity,
क्वांटिटीज। चलिए अब आपको लग रहा होगा फिर से कैसे करना, तो बस कुछ नहीं बेटा, इसमें आपको मैंने बताया ना कुछ नहीं करना, आपको इसमें यार दिमाग ही नहीं लगाना, बस v है, शुरू किए, डिपेंड्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे, पावर है फट से, पावर v फट से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, पावर c, खत्म खत्म, कुछ नहीं करना। उसके बाद v इज इक्वल टू क्या लिखना है बेटा कि लेमडा की पावर है, डेंसिटी और ये, बस लिखने के बाद अब क्या करना है, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, डायमेंशन सबका सेट कर लीजिए। वेलोसिटी मतलब क्या होता है बेटा, m0 सब लिखिएगा पूरा डिटेल में, m0 lt माइनस 1, ठीक है। के का क्या रहेगा, वेवलेंथ यानी लेमडा यानी l, के मत लगाइए कोई दिक्कत नहीं, के छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका l पावर a। डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम यानी ml माइनस 3, ml माइनस 3, ठीक है। पावर कितना हो गया v, g क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी तो लगाया था, lt माइनस 2 पावर c, सेट करिए, l की पावर a, m की पावर b माइनस 3b, फिर l की पावर c, t माइनस 2c, सेट कर लीजिए। देखिए पहले m पहले लिख दिया जाए, m b पावर b में, l की पावर a और l की पावर माइनस 3b और ये c, तो क्या लिख दोगे, l a माइनस 3b प्लस c, ठीक है बेटा। इतना करने के बाद t की पावर कितनी रहेगी, माइनस 2c, कोई दिक्कत नहीं है, m0 l t माइनस 1। अब क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है, देखो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, इक्वेशन 2 बना लीजिए इसको। अब क्या हो गया, l के लिए क्या, देखो a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू क्या लिख देना है बेटा, इज इक्वल टू c लिखने के बाद आप लिख देंगे जो है 1, इक्वेशन 3। उसके बाद आप क्या लिखने वाले, माइनस 1 बराबर माइनस 2c, ठीक है। तो c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस चला गया, तो c इज इक्वल टू देखिए कितना आ गया बेटा, 1/2, यानी कि जो c की वैल्यू 1/2 आई है, इसको आप इक्वेशन 4 बोल सकते हैं, और पुराने जैसा बेटा। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसमें पुट करना है, तो एक a माइनस 3b, b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू तो 0 है, तो ये हो गया 0, c की वैल्यू कितनी है, प्लस c की वैल्यू कितनी है, 1/2, बराबर क्या लिखेंगे बेटा आप, 1 लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, फ्रॉम, कहाँ से आया, फोर्थ और सेकेंड एंड फोर्थ से, कहाँ से बेटा, सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन से आपने वैल्यू उठाई है, तो ये खत्म हो गया, a इज इक्वल टू 1/2, कितना आ गया बेटा, 1/2 आ गया a की वैल्यू, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, पुट कर देना सारा, पुटिंग दीज वैल्यूज, कहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। इतना ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सारा कुछ निकालने के बाद और आपको क्या करना है, सबको a b c की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। चलिए पुट कर देते हैं, v इज इक्वल टू के, लेमडा की पावर कितना था बेटा, a की पावर 1/2 और रो यानी b की पावर कितनी है, b की पावर हमारे पास क्या है, 0 है, b की पावर कितनी है, 0 है, ठीक है बेटा। अगर b 0 है, आगे देख लीजिए c की पावर कितनी है, c 1/2 है, यानी g की पावर कितनी है, 1/2 है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों साथ में हो जाएंगे, क्योंकि रूट में क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू जी कर दीजिए, या ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है, तो जैसे मन वैसे आप कर लीजिए, देख लीजिए आसानी से आपको क्या हो गया बेटा, प्रूव हो गया। देख लीजिए इसमें कहीं कोई रुकावट आ जाए, आपको लगे कि भाई नहीं कर सकते, एकदम आसान है, ठीक है बेटा, एकदम आसान है, मतलब आसानी से आसान, मतलब जितना आप आसान सोच सकते हैं उससे ज्यादा आसान है, आप प्रूविंग कर ले जाएंगे, सारे फॉर्मूले बन गए, देखिए, और अच्छा खासा आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिपेंड से पकड़ना है, डिपेंड से साइन लगाना है प्रोपोर्शन वाला, और प्रोपोर्शन के बाद जो जो बोला जाए उसको लिख करके उसकी पावर में, जैसे वेवलेंथ बोला लेमडा पावर है, और अब आप सोच रहे हो किसको ये माने किसको भी, जिसको मान जो मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन जब आप निकालेंगे सब सेट हो जाएगा, चाहे आप इसको b मान ले, चाहे इसको c मान ले, चाहे इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको a मानना है, किसको b मानना है, किसको c मानना है। आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कौन सा a की वैल्यू आ रही, कौन सा b की वैल्यू आ रही, कौन सा c, जब लास्ट में सारी वैल्यूज आएंगी तो जब इवैल्यूएट करेंगे तो यही बनेगा फार्मूला। आपको नहीं विश्वास है तो घर में आप ABC को चेंज कर करके करिएगा, देखिएगा आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो है कि a माना तो आपको यही मानना, कुछ भी मानिए आंसर तो आना ही आना है, ठीक है बेटा। तो अगला क्वेश्चन करें, ये भी आ गया ना आपको, अगला देखते हैं,
ठीक है ना। आगे बढ़ते जाते हैं बेटा, बारी बारी से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने मैंने आपको बता रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, करते 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 हम लोग को ढेर सारे क्वेश्चन बेटा खत्म भी करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई इसमें, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजें करनी ही पड़ेंगी। चलिए देखिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Assuming that the mass capital M of the largest stone that can be moved that can be moved by a flowing river depends upon, देखिए फिर से क्या आ गया बेटा, डिपेंड्स। बस आप छाट लेंगे कहां से, आपको जो है क्या करना है, डिपेंड्स अपॉन v the velocity, ठीक है, rho the density of water and on g the acceleration due to gravity of flow, देखिए इसमें कितना आसानी से हो जाएगा, देख लीजिए कैसे। अब आप कैसे करेंगे बेटा, जल्दी बताइए। सर कुछ आ जा नहीं रहा है इसमें, अरे कुछ करना थोड़ी है। देखिए सबसे पहले क्या बेटा, मास डिपेंड कर रहा है, फिर से वही चीज, हमसे कोई मतलब ही नहीं। क्या मतलब है इसमें, बस m पकड़ा, प्रोपोर्शन का साइन, स्टोन दैट कैन बी मूव्ड बाय फ्लोइंग रिवर डिपेंड्स अपॉन v पावर a हो गया। फिर वेलोसिटी व डेंसिटी आ गया, इसकी पावर आप b कर दीजिए। फिर इसके बाद जो है g पावर c कर दीजिए, बस खत्म। इसमें ही क्या बेटा, उसके बाद क्या लिखना है, k लिखना है, इसकी पावर a, ठीक है ना, इसकी पावर b और इसकी पावर c, आराम से। इसका डायमेंशन सेट कर दीजिए, m0, नो m तो है सर, फिर भी 0 आप बोल रहे हैं, l0 फिर t0, ठीक है। v का क्या बनाएंगे बेटा, v का बन जाएगा आपका lt-1 पावर a, रो मतलब m-3 ml-3 पावर b, और g मतलब क्या हो जाएगा बेटा, lt-2 हो जाएगा, और ये c हो गया, l की पावर a, t की पावर -a, m की पावर b, l की पावर -3b, l की पावर c और t की पावर -2c। अलग कर लीजिए, m एक ही है तो m की पावर कितना हो गया बेटा, b, ठीक है, m की पावर b हो गया। और क्या बचा बेटा, देखो l 1 2 3, l a माइनस क्या कर देंगे बेटा आप, माइनस कितना हो गया 3b, फिर कितना हो जाएगा +c, ठीक है ना। यही सारी चीजें दी हुई कि कुछ और दिया हुआ है, देख लीजिए। उसके बाद क्या हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, t की वैल्यू -a -2c, इसको से चाहे तो डायमेंशन लगा दीजिए पूरा, अब
अब इससे कोई दिक्कत है नहीं। m L0 T0 अब लगाना चाहे लगाए, मत लगाना चाहे मत लगाए। देखिए अब देखिए b वैल्यू कितनी आ गई बेटा, v की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है ना। b सॉरी 0 कहाँ आ गई, 1 आ गई, क्योंकि इनकी पावर क्या है 1 है। अब देखो a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया, ये आपका इक्वेशन जो है बेटा थर्ड हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन आपका थर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसके बाद देखना क्या करना है, इसके बाद ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इसके बाद सीधे आपको लिखना है -2a मतलब a माइनस 2c बराबर 0, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, देखो इसमें आप जो है सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करना है मतलब अब आप देख सकते हो a इक्वल टू कितना आ गया, 2c आ गया। a इक्वल टू कितना आ गया, 2c आ गया, इक्वेशन फोर्थ। अब आपको क्या करना है, b की वैल्यू भी रखनी है और a की वैल्यू भी रखनी है, तो आंसर आ जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं a इक्वल टू यानी लिखेंगे 2c, ठीक है, और माइनस 3b यानी 1 और प्लस क्या लिख देंगे बेटा आप c इक्वल टू 0 और ब्रैकेट में कौन से इक्वेशन आपने इस्तेमाल किया बेटा, कौन कौन से इक्वेशन, फोर्थ इस्तेमाल किया और सेकंड, तो सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है ना। वहां से आपने वैल्यूज निकाली है, तो ये देख लीजिए कितना हो गया, 2c प्लस c कितना हो गया 3c, और उधर गया तो 3, c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। c की वैल्यू अगर 1 आ गई तो आप c की वैल्यू क्या कर ले, यहाँ पुट कर ले फोर्थ में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, एक वैल्यू 2 आ गई, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन, इसमें रख दिया आपने, इसमें रख दिया, फोर्थ में रख दिया, तो a की वैल्यू आपको मिल गई 2, b की c की इतना मिल गया और b आपको पता ही था, तो क्यों क्या करना है, अगर आपको a भी मिल गया, b भी मिल गया और c भी मिल गया, अब आपको बस यहाँ एक लाइन लिखनी थी ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू, चलो मैं सफाई से लिख ही देता हूँ बेटा आपका, नहीं तो आपको अगले सर डायरेक्ट करा दिया, आप जो है हमारा टीचर जो है नंबर काट लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4, ठीक है बेटा, a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 यानी a इज इक्वल टू 2, ठीक है, अब सही है। चलो अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको बस खाली वैल्यूज पुट करनी है मेन इक्वेशन में। चलो पुट कर देते हैं, दीज वैल्यू, पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज, ठीक है। क्या करना है, आप फटाक से पुट कर दीजिए m, अब देखिए क्या है कि v की पावर a की पावर कितनी हो गई 2 हो गया, और c की पावर कितनी हो गई, b कितना है बेटा, b की वैल्यू 1 है और c कितनी है 1, c कितना है बेटा 1, देख लीजिए, यानी जी क्या ये बन गया, क्या ये बन गया, तो नहीं बना ये। देखिए a की वैल्यू जो आ रही है, देखिए कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या बेटा, हमको ऐसा लग रहा है a की वैल्यू जो है, हाँ गड़बड़ हुआ है। अब आप लोग गड़बड़ नहीं देख पा रहे थे, उसका रीजन ये था, देखिए ये -2c है, उधर गया तो +2c हो जाएगा, माइनस, ये बेटा माइनस रहेगा, यही मैं आपको दिखाना चाहता कि जल्दी जल्दी गड़बड़ होता है, ये -2c हो गया। आप ऐसा है कि जल्दी जल्दी गड़बड़ी आप ऐसे कर देते हैं, तो वो गड़बड़ी मैंने करके आपको दिखा दी, तो ये -2c हो गया। अब ये -2c, a की वैल्यू कहाँ रखेंगे -2c, तो ये हो जाएगा -2c, और -2c से c का कितना आएगा, आएगा आपका -c, और c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा तब -3 आ गई। अगर c की वैल्यू -3 आई है तो ये यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, और ये माइनस कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा आपका 6, a कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब a 6 आ गया और रो और g, अब इसमें जो है, अब वेलोसिटी से हमसे पूछा था, द मास ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन कैन बी मूविंग बाय रिवर डिपेंड्स ऑन द v, वेलोसिटी v, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब हमको दिखाना है। लेकिन अगर हमको पूरे फॉर्म में दिखाना है तो ये चीज तो हमारी बन गई, इसको हम लोग सेट कर ले बेटा। अब देखो तो रो, अब देखो कहाँ कहाँ हमको वैल्यूज, b की वैल्यू तो 1 वही रहेगी,
और g कितना आ गया, सी था तो -3 हो गया। और अगर हमको वेलोसिटी के टर्म्स में दिखाना है, वेलोसिटी हमको क्या बोला था, हमको बोला गया था ना बेटा अज्यूमिंग द मास ऑफ द लार्जेस्ट, तो ये वेलोसिटी v पे हमको दिखाना है आंसर। तो वेलोसिटी v पे आप दिखा सकते हैं। देखो ये किसकी पावर थी बेटा, v की पावर थी, ये v की पावर है। तो अब आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो बेटा कौन कौन सा डिपेंड, आप साइन, अब देखो इस बार आंसर इसी में पूछे, किसमें, इसमें कि एक कांस्टेंट नहीं बदलेगा, डेंसिटी नहीं बदलता, जी नहीं बदलता, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी मास उतना ज्यादा होगा, वेलोसिटी जितनी कम होगी मास उतना कम होगा। तो यानी ऐसे आप इसको बना देंगे और ये आपका बन गया आंसर। तो जो जो कांस्टेंट होता है वो प्रोपोर्शन के साथ हट जाता है, जब प्रोपोर्शन का साइन आप लगाएंगे तो जो जो कांस्टेंट है वो हट जाएगा, तो जो कांस्टेंट नहीं है वो आप लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, कांस्टेंट में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है बेटा, तो चला जाए अगले क्वेश्चन में, चला जाए। चलिए रफ करें, फिर रफ करें, बताइए जल्दी से रफ करें, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए चलिए, तो लिखिए बेटा, आपने इसको समझ लिया कितना आसानी से ये हो गया। ठीक है ना, तो आप चाहे यहां से शुरू कर ले चाहे यहां से शुरू कर ले, वो आपके ऊपर है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, चलिए रफ करें, बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन बेटा टफ नहीं है, एक भी मैं आपको बार बता रहा हूँ, आसानी से आप सारा का सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, फटाक से एकदम। हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया से कर लेते हैं इसको भी हम। चलिए तो फटाक से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन एकदम बढ़िया से। तो इसमें आपका दिया गया है बेटा, देखिए द वेलोसिटी ऑफ साउंड, द वेलोसिटी ऑफ साउंड the velocity of sound waves v through a medium may be assumed to depend on किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है बेटा, देख लीजिए। पहले है द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डी, यहाँ डेंसिटी को डी लिया गया है। एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हाँ ये थोड़ा सा आपके लिए नया आ गया, डायमेंशन नहीं याद होगा तो मैं आपको बताता हूँ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेटा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, तो ये चीजें हैं। और इसमें मैं आपको लिखवा देता हूँ लास्ट में, इसमें क्या इन्होंने लिख के रखा है वैसे, डिड्यूस बाय द method of dimensions the formula for the velocity of sound,
sound take dimension constant k इक्वल टू 1। इसमें डायमेंशन कांस्टेंट भी दे दिया है, तो बिल्कुल मैं आपको कहूंगा दैट इसको शुरू से शुरू कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। v इज इक्वल टू क्या लिख देना हम लोग को, वेलोसिटी डिपेंड करता है k मान लेते हैं, हमेशा मैंने बताया आपको। और क्या क्या चीजों पे लिखना है, तो भैया डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ d पावर इसका a कर दीजिए, द मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये लिख करके जो है पावर b कर दीजिए। ये दो चीजें हैं। अब आप कैसे करेंगे देखिए, तो इसका जो डायमेंशन होता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी का, मैं आपको चाहूँ तो लिख के दिखा दूं, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और मैं आपको बता दूं स्ट्रेन जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। स्ट्रेन क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। तो इस पे आपको कुछ जोर नहीं लगाना है। और स्ट्रेस को आप कहते हैं फोर्स बाय एरिया, क्या कहते हैं, फोर्स बाय एरिया। और ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस मतलब m0 L0 ऐसा वाला है, ये डायमेंशनलेस है, ठीक है ना। तो स्ट्रेन को स्ट्रेन रहने देते हैं। और आपको पता है इसका डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का होता है mlt-2 और अपॉन में a l स्क्वायर। तो आप क्या बना लोगे, क्या बना लोगे, m l-1 t-2। आराम से देखिए बेटा, यानी ये बिल्कुल वही डायमेंशन किसका, इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल प्रेशर वाला डायमेंशन है, ठीक है ना। जो प्रेशर के लिए यूज करते हैं बेटा आप, ये वही सारा डायमेंशन है आपका। तो इसमें कोई मुसीबत की बात नहीं कि आप इसे नहीं कर पाएंगे बेटा, आप आसानी से देखिए, आराम से कर लेंगे। तो बस शुरू करते हैं बेटा फट से। तो चलिए, तो ये हो गया आपका m0 lt-1, ठीक है, के लिखना हो लिखिए, लिख और ना लिखना हो ना लिखिए, ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है बेटा। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ml-3, ठीक है बेटा। घबराना नहीं है, मजे से करना है, एकदम टेंशन फ्री होकर के, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत आसान है ये। और इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको भी बताया, पहले तो इसकी पावर a लिख दीजिए और उसका पावर क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, ml-1 t-2, ठीक है। पावर b सेट कर लीजिए फट से। तो हम m की पावर क्या रखते हैं, a, l की पावर -3a, m की पावर जो है आपका हो गया b, l की पावर -b, t की पावर बेटा जो है -2b, ठीक है। तो m की पावर क्या हो जाएगा, a प्लस b, और l की पावर कितनी हो गई, -3a -b, ठीक है। और t की पावर कितनी हो गई बेटा, -2b। m0 l और t-1, ठीक है। अब कंपेयर कर लीजिए बेटा, a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ गया, ये पहला इक्वेशन था, ये 0, ये इक्वेशन आपको क्या बन गया, सेकेंड। a प्लस b बराबर 0, ये आपका बन गया सेकेंड। और t-1, ठीक है ना। अब इसको देख लीजिए, -3a -b इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू लिख देंगे जो है -1, इक्वेशन 3। और इक्वेशन 4 में क्या लिख देंगे, -2b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू -1। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1/2, इक्वेशन 4। b इज इक्वल टू 1/2 दिख रहा है बेटा आपको, नहीं दिख रहा तो मैं आपको इधर लिख देता हूँ, चलो इधर लिख के दिखा देता हूँ। b इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2, ठीक है, इक्वेशन 4। अब क्या है, b की वैल्यू बेटा आप कहीं भी पुट कर दो, यहीं पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, तो हमको a मिल जाएगा। चलो a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ लिख दिया फ्रॉम किससे, फोर्थ से, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -1/2 आ गया। तो पुट कर देते हैं इसमें फटाक से दिस वैल्यू, v इज इक्वल टू k, d की पावर कितनी आ गई बेटा, -1/2, और b इसकी पावर कितनी है हमारे पास, b की पावर 1/2 है, ठीक है। तो k अपॉन ये 1/2 अपॉन क्या हो गया, d 1/2। और 1/2 को क्या कहते हैं बेटा, मालूम ही है आपको, 1/2 को आप बोलते हैं क्या, 1/2 को रूट बोलते हैं, e/d। देखिए फॉर्मूला बन गया आपको। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई रुकावट, और k की वैल्यू 1 है, तो जब आप k इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या बन गया, v इज इक्वल टू रूट में e अपॉन d। अब बताइए क्या मुश्किल लग रहा है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना,
ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल का काम नहीं बेटा, एकदम मजाक है। बस आपको क्या करना है, डिपेंडेंसी चेक करनी, किस पे डिपेंड है, और सारी वैल्यूज को लिख दीजिए। और आप यकीन मानिए एक नहीं सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, सारे मतलब सारे, एक भी ऐसा नहीं होगा कि बच जाएगा सारा, क्योंकि मैं मतलब बेसिक बता रहा हूँ, मतलब बेसिक। एक अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से करते करते एकदम अच्छे से आप क्या होगे, सीख के एक्सपर्ट बन जाएंगे, और क्या बन जाएंगे। ठीक है बेटा, आप ऐसा करते जाइए। अब देखिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको कि नहीं कराएंगे, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा एक दो क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चन करके छोड़ देंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको रफ करें आप। तो उम्मीद है आपको ये आ रहा है ना बेटा बढ़िया से। ठीक है, अगला अगला करते हैं, ठीक है, जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हुए हम लोग। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। देखिए, द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ वाइब्रेशन of a stretched depends upon फिर से देखिए किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है बेटा, फट से देख लीजिए। ये पहला डिपेंड कर रहा है इट्स लेंथ। अब आपके दिमाग में हो गया होगा, तो कहते सोचना शुरू कर दीजिए। इट्स लेंथ L, its length L, its mass per unit length m। तो इस बार मास पर यूनिट लेंथ है बेटा m की वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद टेंशन की, टेंशन का मतलब फोर्स होता है, मैंने आपको बता रखा है। बहुत टेंशन है, बहुत फोर्स है, यानी कि द टेंशन T in the string, ठीक है। obtain dimensionally an expression for frequency nu। कहेंगे सर ये क्या बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया आपने, और मुझे तो नहीं लग रहा कि आप इसे नहीं कर पाएंगे, आराम से आप कर लेंगे बेटा। बस वही चीज फट से शुरू करना है आपको, ये माना फट से, उसके बाद कि इट्स लेंथ L पावर A लेना है, M की पावर B लेनी है, और T की पावर C लेनी। इसके अलावा कुछ करना क्या रहता है, देखिए उसके अलावा शुरू कर दीजिए, इसके इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। चलिए, और इसके अलावा देखिए कुछ नहीं करना, तो बस शुरू कर दीजिए। इसको जो है हम लोग M0 L0 T माइनस डायमेंशन में शुरू कर देते हैं फर्स्ट से। चलो, L की डायमेंशन कितनी होगी बेटा, L होगी, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ यानी M/L यानी ML-1 पावर भी। टेंशन का क्या होता है, फोर्स, MLT-2 बेटा, ठीक है ना, MLT-2। अब हम लोग फटाफट कर लेते हैं, L की पावर A M और माइनस B, ये भी B, ठीक है। M की पावर C, L की पावर C और T की पावर -2C,
ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो a प्लस सी, पहले m से शुरू करते हैं, तो m की पावर हो जाएगा b प्लस सी, और l की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, a माइनस बी प्लस सी, और t की पावर माइनस टू सी। ये सब पावर आप अगर सेट कर लेंगे बेटा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, आराम से आप इसको करते जाएंगे। चलिए कंपेयर करते हैं, b प्लस सी बराबर 0, a माइनस बी प्लस सी बराबर जो है आपका 0, और माइनस 2c बराबर जो है आपका -1। ये हो गया आपका सेकेंड, ये आपका हो गया थर्ड, और ये आपका हो गया फोर्थ। 4 इक्वेशन बन गए। 4 का मतलब कि चौथे का तो आंसर ही आ गया, c इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1/2, यानी फोर्थ इक्वेशन का जो है। अब आपको क्या करना है, c की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। चलो, b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब क्या लिख देंगे, फ्रॉम फोर्थ, फोर्थ से आया ना बेटा ये, ठीक है, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/2 हो गया, और a और b अगर पता चल गया तो c भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए b और c पता चल चुका है, तो हमको इसमें रख देते हैं, इसमें चलो, a माइनस माइनस है तो -1/2 प्लस c की वैल्यू कितनी आई, 1/2 इज इक्वल टू क्या लिखना है बेटा, 0। अब ब्रैकेट में क्या लिखना, कौन कौन सी इक्वेशन से आया है, देख लीजिए, आपका जो वैल्यू आया है सेकंड और जो है फोर्थ से आ गया, सेकंड एंड फोर्थ से, ठीक है ना, सेकंड वाले का भी आंसर आ गया था। अब उसके बाद बस आपको क्या करना है, प्लस 1/2 जोड़ने पर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। आप जोड़ के देख लीजिएगा, आधा आधा जोड़ने पर 1, तो ए इक्वल टू कितना आ गया, -1। अब आपके पास देखिए बेटा सारी वैल्यूज है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो फट से पुट कर देते हैं। एल की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, -1, बी की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब ए की वैल्यू थी, बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी की वैल्यू आपकी आ गई बेटा -1/2, ठीक है, और टी यानी सी, सी की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, ठीक है, तो ये कितना हो गया, अपॉन एल आ गया बेटा, एल, ठीक है, एम भी क्या हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है, और टी के ऊपर से आपका 1/2। तो बस कुछ करना थोड़ी है, आराम से इसको आप इसको जो है कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा, k/l, रूट में लग जाएगा, रूट में t/m। देखिए आसानी से प्रूव हो गया ना बेटा। फॉर्मूला बनाना देखिए कितना आसान है, कहीं कोई ज्यादा मुसीबत नहीं है कि भाई आप कर ही नहीं पा रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, जैसा पता नहीं क्या है, को करा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। ये सारे के सारे देखिए बेटा एकदम आसानी से हो जा रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप जो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये सब बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ, आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, जितने ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं लगाइए इसमें से, और आपको लगाना भी चाहिए ढेर सारे क्वेश्चन, कोई छोड़ना थोड़ी है, क्यों छोड़ेंगे भाई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन आ गया फिर से, हाँ बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन ही हम लोग इसे कहेंगे। तो इसको मैं रफ करूं बेटा, आपने लगा लिया तो मैं इसे रफ करूं, चलो इसे मैं रफ करता हूं। हाँ तो कहना बेटा आसानी समझ में, देख लीजिए, चलिए बेटा फटाक से हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाक से। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन, सारे अच्छा क्वेश्चन होता है, फिर आपके साथ खराब क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन तो सारे अच्छे होते हैं बेटा, पर सोल्यूशन आना चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है ना। तो सोल्यूशन तो करना है, जरूरी है। अ प्लैनेट मूव्स around the sun is nearly circular orbit, circular orbit, circular orbit. Its period of
period of revolution, period of revolution, T depends upon फर्स्ट क्या है देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट जो है रेडियस आर ऑफ ऑर्बिट, रेडियस आर ऑर्बिट है, ठीक है। सेकेंड एम जो है मास एम ऑफ द सन, एंड तीसरा क्या है देख लीजिए बेटा, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, शो dimensionally that t स्क्वायर प्री आर क्यूब, ये आसानी से आप कर लेंगे, इसमें कोई मैंने बोला ना आपको दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ शुरू करें बेटा, कहाँ से डिपेंड है, देखो टी से डिपेंड है ना, फर्स्ट से टी से लगाया कि किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सर रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। रेडियस का आर ए, मास एम, कैपिटल एम है कि स्मॉल एम है, अच्छा कैपिटल एम है, ठीक है, और कैपिटल जी यानी सी, ठीक है। बस इसके बाद आपका कार्यक्रम चालू, बस मशीन चलाना शुरू करिए और उसका देखिए क्या होगा। दिमाग चलिए मशीन में, दिमाग चला लीजिए। m0 l0 t, ठीक है। रेडियस है तो बेटा l होगा पावर a, अब g, ये जो है मास m है तो m ही होगा पावर b। सर g नहीं आता तो कोई बात नहीं, g की वैल्यू क्या है, f इक्वल टू g m m अपॉन r स्क्वायर, तो क्या बन गया f r स्क्वायर अपॉन m m g। इसका क्या होता है बेटा m l t माइनस 2 l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। तो g के डायमेंशन कैसे बन जाएगा देख लीजिए, आ गया m माइनस 1 l3 और t माइनस 2। क्या आपको दिखाई जो यही डायमेंशन आ रहा है बेटा, जल्दी बताइए जल्दी से। g की डायमेंशन क्या बनी, m इनवर्स l क्यूब और t माइनस 2। तो ये चीज आपने देख ली बेटा, इतना बढ़िया सा आराम से बन गया, ये कोई मुश्किल का काम नहीं। मैं बोला ना फॉर्मूला बस याद रखिए, डायमेंशन आराम से बन जाते हैं। फॉर्मूला तो हमने 9th ही पढ़ रखा था, तो अगर डायमेंशन नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो बना ले जाओगे बेटा, ठीक है। तो बस फट से शुरू करते हैं, फिर इसमें और क्या तो लिख दिया हमने m l माइनस 1 l3 t माइनस 2, ये देखो पावर हो गया c। अब सेट कर लेते हैं, l की पावर है m की पावर b m माइनस c और l3b t माइनस 2c, ठीक है। अब सेट कर लीजिए m, अब m क्या हो जाएगा बेटा b माइनस c और l कर दीजिए a प्लस 3b और उसके बाद t कर दीजिए, कितना हो गया बेटा माइनस 2c, m0 l0 t, ठीक है। अब कंपेयर करके देख लेते हैं फटाक से हम लोग, तो फट से करेंगे b माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वेशन 2। अब उसके बाद हो गया a प्लस 3b इज इक्वल टू 0, ठीक है, और उसके बाद हो गया माइनस 2c इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी 1, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1/2, ये इक्वेशन आपका हो गया 4th, ठीक है। अब आराम से इसको कर सकते, इसको हम लोग रफ कर देते हैं बेटा, ऐसा काम खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब इसको देख लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, चलिए। तब इसका c की वैल्यू निकल आई है, अब c निकल आया, b निकालना, तो b निकालने के लिए यहाँ पुट कर दीजिए b माइनस, ठीक है ना, माइनस 1/2 इक्वल टू 0 फ्रॉम कहाँ से 4th से, ठीक है बेटा, फ्रॉम 4th से।
तो b इज इक्वल टू कितना आ गया -1/2, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया। अब ये आ गया, a आ गया, अब c आ गया, b आ गया, इसे पुट कर दीजिए। ठीक है, a + 3b में पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है बेटा। चलो a प्लस -3/2 था, इधर कितना हो गया 3/2। देखिए a आ गया, b आ गया और c आ गया, तो बस पुट कर दीजिए। t इज इक्वल टू के r की पावर 3/2, m की पावर कितनी हो गई बेटा, यानी b कितना आ गया, b हमारा हो गया -1/2 और g यानी c कितना आ गया बेटा। देखिए दोनों में कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ सही तो हो गया वैसे, b यानी b और c की वैल्यू जो है सेम है। ठीक है, ये कहाँ गया, अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में आना, अपॉन में लिख दीजिएगा। देखिए k 3/2 अपॉन 1/2 g 1/2। अब इतना करने के बाद जो है, अब आपको क्या करना है, देखो इतना करने के बाद आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए बेटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो t स्क्वायर इज इक्वल टू k r³ अपॉन m और g बचेगा। और इसको आप लिख सकते हैं क्या, क्योंकि k भी कांस्टेंट है और ये, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आराम से फॉर्मूला बन गया। अब ये देखिए, ये बनाना था आपको, जब बन गया, क्योंकि स्क्वायर लाना तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया हमने, तो ये स्क्वायर हट गई, ये सब सारी रूट वाली चीजें जो हो गई बेटा, क्या हो गई, हट गई। तो ये चीजें आपको बेटा बढ़िया समझ में आ रही है। तो एक बार अपने एनसीईआरटी बुक की क्वेश्चन आप देख के लगाना शुरू करिए, नहीं आता तो मैं बताता हूँ, अभी मैं 1 या 2 क्लास और इसके न्यूमेरिकल के लूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।